नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मोहाली में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में हार कर बाहर हो गए। और जकार्ता में एशियाई क्वालीफायर में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर रिदम सांगवान पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली भारत की 16वीं निशानेबाज बन गई हैं। जी हां, और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। और सबसे पहले बात करते हैं मोहाली में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का जो पहला मैच है वो खेला जा रहा है। और इस समय अफगानिस्तान फिलहाल बल्लेबाजी कर रहा है और 19 ओवर और 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 5 विकेट पर 149 रन अफगानिस्तान ने बना लिए हैं। करंट रन रेट 7.64 का है। और अगर हम बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। इसके बाद अफगानिस्तान इस समय जो स्कोर है 5 विकेट पर 149 रन। और मुन्ना, आप इस पूरी श्रृंखला के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, टीम सिलेक्शन से लेकर और आज का किस तरह से देख रही है, किस ओर मैच जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय टीम अभी बहुत लंबे दक्षिण अफ्रीका दौरे से आई है और आखिर में टेस्ट खेला था न्यूलैंड्स पे, जो 5 सेशन तक ही चला, और उसके बाद T20 प्रारूप में ढलना। और यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि जून में जो T20 विश्व कप होने वाला है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उससे पहले यही 3 मैच हैं जिसमें सब कुछ तय होना है कि कौन खेलेगा, कौन बाहर होगा, क्या टीम संयोजन होगा, कौन कप्तान होगा। इसीलिए जो चर्चा हो रही थी, रोहित शर्मा ने वापसी की है लंबे समय बाद, विराट कोहली ने वापसी की है 2022 नवंबर में, वो आखिरी T20 उन्होंने वो भी विश्व कप में ही खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। पहला मैच वो नहीं खेल रहे हैं निजी कारणों से, दूसरे तीसरे मैच में वो लौटेंगे। तो यहाँ पर अभी बहुत कुछ जो तस्वीर क्लियर होनी है, स्पष्ट होनी है कि भारतीय टीम कैसी होगी। तो उस हिसाब से ये श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीमित ओवरों की ये हमारी पहली श्रृंखला है और ये ऐसी अफगान टीम है जिसने, आपको याद होगा कि पिछले साल भारत में जब वनडे विश्व कप हुआ था, श्रीलंका, इंग्लैंड, कई पूर्व चैंपियनों को बिल्कुल परेशान करके रख दिया था और बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। हालांकि इस टीम के पास अभी राशिद खान नहीं है, जो सर्जरी के बाद से अभी रिहैबिलिटेशन में है और उबर नहीं पाए हैं, तो उनकी कमी जरूर यहां खलेगी। लेकिन हमने देखा, जैसे मैं बात कर रही थी वनडे वर्ल्ड कप में, कई नए खिलाड़ी अफगानिस्तान के जिन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। अब उनके पास ये मौका है, क्योंकि अफगानिस्तान में क्या है कि अगर आप भारत में और भारत के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं तो आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। तो ये मौका है उनके पास रातों रात स्टार बनने का। जहां अगर स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो रहमान उल्लाह गुरबाज ने फिलहाल 23 रन की पारी खेली, इब्राहिम जदरान ने 25 रन की पारी खेली, और इसके अलावा अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 29 रन की पारी खेली। रहमत शाह 3 रन बनाकर आउट हुए, मोहम्मद नबी ने 42 रन बनाए और नजीबुल्लाह जदरान ने 19 रन पे नाबाद हैं, और करीम जन्नत उनका 9 रन पे साथ दे रहे हैं। और करंट जो स्कोर हुआ है फिलहाल, जी हां, 20 ओवर पूरे हो चुके हैं और 5 विकेट पर 158 रन का स्कोर है अफगानिस्तान का। इसका मतलब ये है कि भारत को जीत के लिए 159 रन का लक्ष्य मिल चुका है। जी बिल्कुल, और कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि T20 में हमने देखा है कि 200 रन तक बनते हैं। और मोहाली की जो पिच है वो बल्लेबाजों की बिल्कुल ऐशगाह जिसको हम कह सकते हैं, और भारत का जो बल्लेबाजी क्रम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और अभी रोहित शर्मा की वापसी हुई है, और जिस अंदाज में उन्होंने पावर प्ले का यूज किया था विश्व कप में, बहुत ही आक्रामक खेल दिखाते हुए, और रोहित जब फ्लेयर में होते हैं तो उनकी बल्ले से रनों का अंबार सा निकलता है। तो यहां पर मुझे लगता है, और
मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव की कमी यहाँ जरूर टीम को खलेगी, क्योंकि वो और हार्दिक पांड्या दोनों टीम से बाहर है। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, इन सब खिलाड़ियों पर दारोमदार होगा। और भविष्योन्मुखी अगर रवैया रहता है टीम प्रबंधन का, तो ये सभी भविष्य के खिलाड़ी हैं, क्योंकि रोहित का भी, विराट का भी ये आखिरी अगर वो विश्व कप टीम में होते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये आखिरी विश्व कप होगा। तो यहाँ पर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इन युवा खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, जैसा कि मोना ने बताया कि वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैच इसको, इस पूरी सीरीज को माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद पूरे सीधे वर्ल्ड कप की में खेलना होगा। अगर भारतीय गेंदबाजों पर हम एक नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 1 मेडन किया, हालांकि विकेट आज उनको नहीं मिला। मुकेश कुमार की बात करें, थोड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर की गेंदबाजी में 33 रन लेके 2 विकेट लिए, 8.25 की उनकी इकोनॉमी रही। अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए, 5.75 की इकोनॉमी रही। वाशिंगटन सुंदर ने 3 ओवर में फिलहाल कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए, 9 की उनकी इकोनॉमी रही। शिवम दुबे की बात करें तो 1 विकेट लिया और 2 ओवर की उन्होंने। रवि बिश्नोई ने फिलहाल कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन काफी 11.66 का जो है उनका इकोनॉमी रही। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए इन टैंडम गेंदबाजी जिसको कहते हैं, तो मुकेश कुमार ने एक तरफ से विकेट लिए, भले ही वो महंगे साबित हुए, लेकिन दबाव जो बनाया वो अर्शदीप सिंह ने बनाया। नई गेंद को उन्होंने बखूबी संभाला और गलतियां करने पर मजबूर किया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को। स्पिन पे जोर रहा भारतीय टीम का, जैसे कि गेंदबाजों को देखकर है कि कुलदीप यादव फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल को उतारा गया, रवि बिश्नोई को उतारा गया। अक्षर पटेल ने काफी अच्छी 6 से नीचे के इकोनॉमी रेट से अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं T20 क्रिकेट में, तो काफी अच्छा प्रदर्शन ही माना जाएगा। तो अक्षर पटेल ने यहाँ काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। और अब देखते हैं कि जो अफगानिस्तान की ताकत है वो भी स्पिन गेंदबाजी है, तो आज भारतीय बल्लेबाज उस कसौटी पर किस तरह से खरे उतरते हैं। बिल्कुल, तो भारत को 7.9 यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8 के जो है रन रेट से खेलना होगा। और जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल टीम इंडिया पूरी तरह से फॉर्म में है और ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। क्रिकेट के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन का। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। बता रही हैं स्पोर्ट्स डेस्क से मुदिता। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में दुनिया की दूसरे नंबर की जोड़ी सात्विक और चिराग ने फ्रांस के लुकास कोरवी और रोनान लबार को 21-11, 21-18 से हराया। पिछले साल 6 खिताब जीतने वाली भारतीय जोड़ी का सामना अब चीन के ही जीतेंग और रेन शियांग यू से होगा। वहीं दूसरी ओर किदाम्बी श्रीकांत दूसरे दौर में हांगकांग के एंग का लुंग एंगस से सीधे गेम में 13-21, 17-21 से हार गए। विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज श्रीकांत ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में वो अपनी गलतियों पर काबू नहीं रख सके और उन्हें दुनिया के 20वें नंबर के खिलाड़ी का लुंग से हार का सामना करना पड़ा। मुदिता, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, आज का दिन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के नाम है। अभी उन्हें कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति से खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है और उसके उस पुरस्कार मिलने के बाद इस तरह की परफॉर्मेंस किस तरह से देखती हैं इसे? जी, पुरस्कार मिलने से पहले भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, तभी पुरस्कार मिला है। पिछले साल 6 खिताब इन दोनों ने जीते और विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे और पेरिस ओलंपिक में भारत की बहुत बड़ी पदक उम्मीद भी है ये दोनों खिलाड़ी। और एशियन गेम्स में हमने देखा कि किस कमाल का इन्होंने प्रदर्शन किया। तो आज का भी मैच जो हुआ उसमें शुरुआत में इन्होंने दबाव बनाया और लीड हासिल की, लेकिन बाद में विरोधी खिलाड़ियों ने लगातार अंक लेकर वापसी की। उसके बावजूद इन्होंने कमबैक पे कमबैक किए और आखिर में जो अनुभव जिसको कहते हैं वो काम आया और वहां पर सीधे गेम में इन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि भारत को एकल में जरूर निराशा हाथ लगी, बार बार गलतियां करते हुए श्रीकांत
बाहर हो गए, दूसरे ही दौर से बाहर हो गए, जबकि लग रहा था कि कम से कम आगे सेमीफाइनल तक तो वो जरूर पहुंचेंगे, वो पहुंच नहीं पाए। तो युगल में भारत को उम्मीद है अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो से भी, और चिराग और सात्विक तो है ही फॉर्म में, जबरदस्त फॉर्म में। और अभी आपको पता ही होगा कि रोड टू पेरिस ओलंपिक रैंकिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसमें जो बैडमिंटन में ऐसा होता है कि जो 30 अप्रैल की डेडलाइन है 2024 की, वहां की रैंकिंग देखकर खिलाड़ियों को कोटा हासिल होते हैं, डायरेक्ट कोटे नहीं होते हैं, इसमें रैंकिंग के आधार पे होगा। तो यहां भी ये देखना होगा कि कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो रैंकिंग में 166 कोटा मिलने हैं, उसके आधार पे रैंकिंग में 32 जो खिलाड़ी होंगे वो कौन से होंगे। बिल्कुल, और फिलहाल सबकी निगाहें जो हैं वो डबल्स के क्वार्टर फाइनल पर लगी हैं, जिनका अब सामना चीन के जी तिंग और रेन शियांग यू से होगा। किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में? देखिए, दमदार प्रतिद्वंदी को हराकर ही आगे बढ़े हैं, और जिस हिसाब से पिछले सत्र का इनका प्रदर्शन रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों को इन्होंने हराया है, तो मुझे लगता है अगर इस लय को कायम रख सके, इनका जो आपसी तालमेल है उसको कायम रख सके, तो ये खिताब जीतकर ही यहां से लौटेंगे। जी बिल्कुल, सबको यही उम्मीद है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मेलबर्न में हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में प्रवेश कर लिया है। अब वो इस ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में पहुंचने से केवल एक जीत दूर है। नागल ने दूसरे क्वालिफाइंग मैच में ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी एडवर्ड विंटर को 6-3, 6-2 से हराया। शुक्रवार को फाइनल राउंड में उनका सामना स्लोवाकिया के एलेक्स मेलकोन से। हालांकि फिलहाल ये मैच जो है वो आज होना है। सिंगल्स विश्व रैंकिंग में 139वें स्थान पर काबिज नागल अगर मैच जीत जाते हैं तो वो 2021 के बाद पहली बार और कुल चौथी बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश करेंगे। जी बिल्कुल, और आपको याद होगा कि एक बार तहलका मचाया था इन्होंने जब एक सेट में रोजर फेडरर को हराया था, और सबकी जुबान पर सुमित नागल का नाम था। लेकिन अभी तीसरा क्वालिफाइंग राउंड है, और पीछे 2 साल में ऐसा बहुत हुआ है कि 2 क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद तीसरे से बाहर हुए हैं। तो अभी जिसको कहते हैं ना कि अपने लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड वाला मामला है, तो उम्मीद करते हैं कि मुख्य ड्रॉ में भारत की कोई चुनौती रहे। जकार्ता में एशियाई क्वालिफायर में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर रिदम सांगमान पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने वाली भारत की 16वीं निशानेबाज बन गई हैं। इसके साथ ही भारत ने जुलाई अगस्त में होने वाले पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए सबसे ज्यादा कोटा हासिल कर लिया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 15 निशानेबाजों ने भाग लिया था। और मुना, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। जी बिल्कुल, निशानेबाजी में हालांकि रियो ओलंपिक में ब्लैंक था, उसके बाद से ब्लैंक है, लेकिन निशानेबाजी एक ऐसा फील्ड है कि भारत ओलंपिक में बड़ी ताकत है, पदक उम्मीद है, और 16 निशानेबाज अब पेरिस जाएंगे। और पिछले अरसे 1 साल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो उम्मीद यही की जाती है। और इस टूर्नामेंट में खासतौर पे ईशा और वरुण तोमर के बाद अब रिदम ने भी आज हासिल कर लिया है। कल उन्हें निराशा हाथ लगी थी जब 10 मीटर एयर पिस्टल में वो हासिल नहीं कर पाई थी। आज उन्होंने 25 मीटर में कोटा हासिल किया। तो भारत के पास लगभग हर वर्ग में दमदार निशानेबाज होंगे। रितेश डोगरा का फ्लोरिडा अमेरिका में आयोजित प्रो ओलंपिया पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन करने पर हिमाचल में स्वागत किया गया। रितेश ने फ्लोरिडा अमेरिका में आयोजित प्रो ओलंपिया पावर लिफ्टिंग में अगर हम वहां की बात करें तो भारत के ही मुकेश सिंह गहलोत का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और ऐसा करने वाले वो भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये उपलब्धि मुकेश सिंह गहलोत ने 2017 में हासिल की थी जब उन्होंने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। तो ये रितेश डोगरा की एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बड़ी, जहां भी जिस भी फील्ड में जिस भी खेल में भारत का नाम रोशन होता है वो उपलब्धि बड़ी ही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आपने तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, कल फिर कुछ नई खेल खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।